हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फील होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच भी समझ में नहीं आता है कि कैसे अपने को सॉल्व करना है। तो इसी के रिगार्डिंग आज अपन स्टार्ट करें एक सीरीज जिसमें अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि कुछ कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ अपन ने काफ़ी अच्छे पीवाईक्यूज जेई एडवांस के जो हैं उन सबको यहाँ पे लिया है। अब हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूं कि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जेई एडवांस के क्वेश्चन कभी भी सिंगल चैप्टर से रिलेटेड रेयरली ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक दो चैप्टर्स के मिक्स्ड कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चंस काफी अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में अगर अपन देखें तो पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये वाली एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो अपने को नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताना है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में काफी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं, बट ये वाला जो स्पेशल क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव, काफी ज्यादा लेंदी है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे कंसेप्चुअल टाइप वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में रखा हूं। अब देखो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अपन करते क्या है कि हम यहाँ पे, जैसे अपने को क्या पता है कि कोई भी x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सम होता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्लेस कर देता हूँ, जो कि एक्चुअली में x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बराबर हो जाएगा। बस जैसे इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 6x² माइनस 77 इंटू एक्स कर देंगे। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस में आ जाएगा, जिसको कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 77 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, और इसी चीज को आगे करके अपन ऐसे लिख देते हैं, जिससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड में मेरे पास x वेरिएबल की सीधी सीधी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स अपन अगर करें तो काफ़ी इजीली इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 6 की बात करोगे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 147 की बात करोगे तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 बचता है। 21 मतलब कि यहाँ पे 7 इंटू 3 कर दो। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास में देखो इन दोनों को एक साथ क्लब कर देते हैं तो 14 हो गया। बाकी सबको अगर मान लो मैं करता हूं तो ये 63 हो जाएगा। दोनों का सम 77 के इक्वल भी हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये 6x² माइनस 63x माइनस 14x और प्लस 147 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब तो सीधा सीधा कॉमन लेना है। तो अगर मान लो 3x में यहां पे कॉमन ले तो 2x माइनस 21 आ गया, माइनस यहाँ से 7 अगर कॉमन 2x माइनस 21 मेरे पास में ये आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में इसके इक्वल होगा। जहां पे अपने पास में दो फैक्टर्स मेरे पास बेसिकली इसके आ जाएंगे। अब कहानी क्या होती है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर अपने पास में इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड ये है जो अपन फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। y के इक्वल टू पहले इसको मान लो और फिर y के इक्वल में इसको मान लो। दो अलग अलग फंक्शन हो गए, दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो। दोनों ग्राफ जो हैं जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन यहां पे अगर देखो लेफ्ट वाले की अगर बात करोगे तो लेफ्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं जहां पे इसके दो रूट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये, एक हो जाएगा 7/3। सिंस इसका x² का कोफिशिएंट 6 है यानी कि पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, तो इस तरीके का होगा, जिसका मतलब एक रूट 7/3 पहले यहां आ जाएगा, 21/2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि जब तुम इसको बनाओगे तो कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसमें ये वाली वैल्यू 7/3 है, ये 21/2 है। ठीक है, अब अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि इस पे आउटपुट क्या आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैं फ्रैक्शन, अब इसका ग्राफ भी बनाना है अपने को है ना, या फिर इसका बोल लो। अब अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखो माइनस है। अच्छा, इसको ऐसे कर लो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। अब इस वैल्यू को 70, जिसका इन आउटपुट 0 से 1 के बीच में रहता है, अब इसको 77 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसका मतलब आउटपुट 77 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी ये 0 से 77 तक चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा है, तो अब क्या होगा, माइनस में ग्राफ इस तरीके से आ जाता है, जिसका मतलब क्या होगा कि अब मेरे को ग्राफ इस तरीके से ये बनाना पड़ेगा, जिसमें अब मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना काफी डिफिकल्ट हो जाता है।
इस वजह से क्वेश्चन इस मेथड से काफी लेंदी, काफी कॉम्प्लिकेटेड और अनअप्रोचेबल फील होता है। वहीं पे हम दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हैं? दूसरा अप्रोच यहां पे मैं ये लगा सकता हूं कि सिंस मैंने ये कर दिया है तो देखो, अब मेरे को एक और चीज यहां पे पता चली। क्या पता चली? कि जब भी इसके सॉल्यूशंस होंगे वो वाले सॉल्यूशंस होंगे जहां पे जब x की वैल्यू यहां से यहां के बीच में होगी। ये चीज अपने को क्लियर हो गया कि जब x की वैल्यू 7/3 से 21/2 के बीच में होगी तभी जाके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पे बनेगी नेगेटिव वाले पोर्शन में। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब इसी चीज का फायदा अपन यहां पे कैसे उठाएंगे? इसका फायदा अपन ऐसे उठा सकते हैं कि मैं यहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं कि मैं उसको बेसिकली कन्वर्ट ही नहीं करता हूं, तो ये 77x अपने पास में हो जाएगा। अब अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर्स में आउटपुट देता है, और मेरे को यहाँ पे ये भी पता है कि रूट्स वाला जो सिनेरियो था वो यहाँ से यहाँ था। ठीक है, इसकी अगर बात करोगे तो ये बेसिकली हो गया 2 पॉइंट समथिंग, और इसकी बात करोगे तो 10.5 का ये वाला सिनेरियो। इसके बीच में वैल्यूज आएंगी, उस चीज को अभी अपन देखेंगे भी। तो हम यहाँ पे ना x की वैल्यूज के बेसिस पे खेल लेते हैं कि पहला केस अपन ले लेते हैं कि जब x 0 से 1 है। जब x 0 से 1 है तो इसमें तुम पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 0 होगा, जिसका मतलब तुम बोलोगे कि ये वाली वैल्यू सर अपने पास में 0 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू अगर 0 होगी, तुमको पता है कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0 होगी, यानी कि बेसिकली तुम यहाँ पे बोल सकते हो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिसका मतलब ये कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से तुम निकालोगे भी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ये आएगी। एक्स स्क्वायर कभी थोड़ी ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेके जाओगे तो क्या होगा? इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 147, एक्चुअली में 77। यहां से भी 6x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 77 में से 147 को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहां पे भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। फिर ऐसे ही बस चलते जाना है। जब 2 से 3 की बात करोगे तो अब क्या हो जाएगा? अब हमारे पास में ये वाली वैल्यू एक्चुअली में 77 इंटू 2, या फिर ऐसे करते जाओ कि जो यहां पे आउटपुट आ रहा है उसमें 77 ऐड करते हुए चलते हैं, तो ये 154 हो गया। यानी कि 6x स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात करोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे 3 और 4 7 हो जाएगी। अब देखो, अब यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन यहां पे एक चीज देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7/6, जिसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अब अगर x मेरे पास 2 से 3 है तो यहीं पे ये वाला चीज भी देखो कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां आएगा? 4 से 9 के बीच में, तो ये तो है ही नहीं, तो यहां पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे ही फिर आगे चलते हैं कि x की वैल्यू जब 3 से 4 के बीच में होगी, जब 3 से 4 के बीच में होगी तो मेरे पास यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ 147, और यहाँ पे 154 में फिर से और ऐड कर देता हूं मैं 77, तो 7 4 11 अपने पास एक हो गया, 12 1 13, 231 मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 231 अगर मान लो इसकी वैल्यू हो गई तो 6x स्क्वायर मेरे पास में 231 में से 147 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 15, 8 बच जाएगा, ये आ गया। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, जिसका मतलब अब अपने पास में कितना आ जाएगा? 1 4 14 हो गया। अब यहां से ये भी देख लो कि सिंस अगर x यहां से यहां है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 से 16 में। तो क्या 9 से 16 के बीच में ये है? हाँ ये है, तो एक सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे ही फिर आगे चलो कि अब 4 से 5 में खेलते हैं। 4 से 5 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 147 हो जाएगा, इसमें फिर से 77 ऐड कर दो तो ये तो 8 हो गया, 0 हो गया, 308 अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 6x स्क्वायर की बात करोगे तो 308 में से अगर मान लो मैं घटाता हूँ तो यहाँ पे बचा 53 में 8 और ऐड कर दो, है ना? अच्छा 100 भी बचेगा ना, 153 में 8 और अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो 8 3 11, तो ये 161 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये बाई ये हो जाएगी, जिसको अगर अपन निकालेंगे तो 2 हो गया और 4 बच गया, तो 6 26 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे पता है कि ये वैल्यू अभी 16 से 25 के बीच जा रही है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
है ना। और इससे आगे हम चेक नहीं करेंगे 10.5 से। अगर तुमको ये वाला लग रहा हो कि ऐसे कहाँ तक चेक करते चलें, तो हम इससे आगे चेक करेंगे नहीं, क्योंकि जब हमने वो ग्राफ देखा था तो वहां पे एक चीज हम देखे थे कि एक्चुअली में हो ये रहा था कि उसके बाद वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पॉजिटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव आउटपुट पे ही केवल अपन चेक कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे भी नहीं होगा। अब फिर और आगे चलते हैं कि जब x की वैल्यू 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी, तो यहां पे तो 6x² प्लस 147 ही आ गया। यहां पे इसमें और 77 ऐड कर देते हैं तो ये 85 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास में यहां पे ये आ जाएगा 385, ये ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी ना एक इंटरेस्टिंग चीज ये कर सकते हैं कि बार बार क्यों इसको करना है। तुम ना अब आउटपुट जो लास्ट आया है जैसे 161, इसी में 77 ऐड कर दो, है ना। ऐसे भी तो कर ही सकते हैं, तब भी तो बात एक ही रहेगी। इसमें 77 अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो गया, 7 और 1 हो गया 8 और 3, और ये अपने पास 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x² की वैल्यू की बात करोगे 238 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अब इसको अगर देखोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि 24 हो जाता है 4 पे तो, और 5 तो 9 आ जाएगा, 30 ये आ गया। लेकिन इसमें फिर से दिक्कत हो गई, क्योंकि ये 25 से 36 तक जा रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर से आ जाते हैं 6 से 7 पे आ जाओ। 6 से 7 मतलब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 36 से 49 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे भी x² की बात करोगे तो यहां पे देखो 6x² क्या आ जाएगा, इसमें 77 ऐड कर दो। इसमें 77 अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया 5 और 10 1 हो गया, और ये 3 आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा। यानी कि x² की बात करोगे तो 315 डिवाइड बाय 6 हो गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये तो 50 प्लस जा रहा है ना, 50 प्लस जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये 49 तक ही है ना। पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर से 7 से 8 में आ जाओ, जिसका मतलब 49 से 64 के बीच में अब चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा 6x²। एक्चुअली में इसमें ऐड करोगे 77 315 में, तो ये 2 हो गया, और 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये 392 आ गया। यानी कि x² की बात करोगे 392 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 3 बच गया, तो ये 5 हो जाएगा फिर से हमारे पास। तो ये भी आगे चला गया, इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। फिर x की बात फिर से कर लेते हैं कि अब हम 8 से 9 में चल रहे हैं। 8 से 9 में अगर जा रहे हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे 64 से 81 के बीच में है हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x² इक्वल्स टू अपने पास में 392 में फिर से 77 ऐड कर देते हैं, तो पहला वाला 9 हो गया, 9 और 7 16 हो जाएगा, 1 बच गया, 469 मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब x² क्या आ गया, 469 डिवाइड बाय 6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 742 हो गया, और 4 बच गया, तो 78 अपने पास में आ गया। ठीक है, 78 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये इसी के अंदर है। तो बेसिकली एक सॉल्यूशन अपना ये वाला हो जाएगा। फिर से आगे चलते हैं कि अब x की वैल्यू हम 9 से 10 ले लेते हैं, जिसका मतलब 81 से 100 के बीच में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से 6x² की बात करोगे तो 7 ऐड किया तो 9 और 7 ये हो जाएगा, और ये आ गया, और ये अपने पास में यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x² की बात करोगे तो ये 541 ये आ गया, डिवाइड बाई ये 9 और ये 1 91 आ गया, जो कि इसी के अंदर है। तो फिर से एक सॉल्यूशन हो गया। फिर और आगे चलते हैं कि अब 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में देखोगे तो 6x² एक्चुअली में फिर से 77 ऐड कर दो, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो x² की वैल्यू 623 बाई 6 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, और अब तुमको क्लियरली दिख भी रहा होगा, क्योंकि बेसिकली ये हो जाएगा 100 से 121 के बीच का, और ये 100 प्लस समथिंग ये आएगा, 110 से छोटा ही वैल्यू आएगा। तो बेसिकली एक सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, एग्जैक्ट निकालने की भी तुमको ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। इसके बाद अब हालांकि अब अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको बोला था कि यहाँ पे 10.5 से आगे फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है। लेकिन तुम क्रॉस चेक करना चाहो तो एक बार चेक भी कर लो कि 11 से
12 के बीच में बात कर रहे हैं, यानी कि हम 121 से 144 के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पे 6x² अपने पास में हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसमें 77 ऐड कर दो तो ये हो गया 623 में, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 700 हो गया। तो x² की वैल्यू 700/6 हो जाएगा, जिसमें अब अपने पास में ये 1 हो गया, 10 आ जाएगा, 10 का 1 4, 40 हो गया, तो ये 60। ये बेसिकली कम होता जा रहा है, अब ये धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा, है ना। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आगे कोई भी यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कितने इसके सॉल्यूशन आ रहे, 1 2 3 और एक और था कहीं यहाँ 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव है फिर भी, लेकिन फिर भी अप्रोचेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉग की सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। बेसिक कहानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमको इन इक्वेशंस को देखना है, जिसमें पहली वाली इक्वेशन की अगर बात करोगे तो ये काफी अच्छा इक्वेशन अपने को दे रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a है बेस में, और ये वाली वैल्यू की बात करोगे, ये बेसिकली √18 लिखा है। तो बस इतना समझ में आ गया तो हो गया काम खत्म, कि हम ना इस लॉग वाली वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 की पावर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 18 की पावर 5/4। तो दोनों की पावर्स को आगे ले आते हैं, बस खेल खत्म। तो यहाँ पे इसकी पावर आगे आएगी तो ये तो 5/4 हो गया, और इसकी पावर रेसिप्रोकल में आएगी तो 2 हो गया। यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, इससे ये गया, तो बेसिकली 5/2 इसकी वैल्यू आ रही। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 3x + 2y एक्चुअली में 5/2 के बराबर है। तुम चाहो तो इसको 6x + 4y एक्चुअली में 5 के इक्वल भी कर सकते हो। ये अपने पास में इसकी कहानी आ जाएगी। अब दूसरी वाली इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन अपने पास में ये है, लेकिन इसमें अब b ना, देखो इसके बेस में b दे रखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अटपटी कहानी है कि b यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है। तो जब भी इस तरीके का केस रहे ना, तुम यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ये कर सकते हो कि मैं ना इसको b की पावर 6 ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको b की पावर 6 लिया, तो ये एक्चुअली में 5 की पावर 1/6 पूरे की पावर 6, तो 5 हो गया। 6 की पावर 1/2 और पूरे की पावर 6, तो 6 की पावर 3 हो गया। ये अपने पास में आ रहा है, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई करते हो ना, ये 1080 ही आता है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि लॉग, यहाँ पे मैं b की पावर 6 कर देता हूँ, ठीक है, और ये 1080 की पावर 1/2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 पावर किया, तो मेरे को ये पता है ये जब आगे आएगा तो एक्चुअली में 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मान लो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिसका मतलब अब बैलेंस हो गया ये, ठीक है। अब बस तुमको यही करना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे लॉग b की पावर 6, यानी कि ये 1080 की पावर हो गई -1, यहाँ पे 1080 की पावर हो गई 1/2। अब सॉल्व कर लो, तो 6 आ गया, ये -1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो लॉग वाले की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये -3 के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि अब हमारे पास ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है 2x - y = -3, और पहले वाली इक्वेशन मेरे पास में क्या थी, 6x + 4y = 5। ये अब क्या करें, अब तो सीधा सीधा ये आउटपुट जो चाहिए ना, इसी के लिए 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 को सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो देखो 6x + 4y = 5, यहाँ पे 2x - y = -3, माइनस प्लस प्लस, इससे क्या होगा, यहाँ पे बच गया 4x, यहाँ पे आ गया 5y, ये वैल्यू हो गई 8, और यही आ गया इसका आंसर, खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी आसानी से निपटा सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस यहाँ पे तुमको इसको समझना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी ज्यादा घुमावने टाइप वाला क्वेश्चन दिखने में लग सकता है कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो क्यूबिक इक्वेशन को देख के हालत खराब हो जाती है। 3 रूट हैं, तीनों का सम, 2 के प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट, उन सब की वैल्यूज के बेसिस पे रूट निकालने बैठते हैं तो पंगा होता है। अब ये क्या कह रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, R, S एंड T। फिर इसने ये दे दिया। अब देखो, है ना, अब इसी से कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, R, S, T इन सब की वैल्यूज वगैरह को पता नहीं क्या क्या करने बैठ जाओगे। लेकिन
अगर हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज अपने को पता चलती है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो अपने को यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि आर प्लस एस प्लस टी सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। बस इतना ही पता करना था। अब इतना अगर पता हो गया फिर देखो हम इसको लिखते हैं 99 लैम्डा। आर प्लस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टी का क्यूब, ठीक है। एस प्लस टी की वैल्यू माइनस आर का क्यूब, टी प्लस आर माइनस एस का क्यूब। तो बेसिकली क्या आ गया कि अगर मान लो मैं इसको माइनस को इधर ले आता हूं कि माइनस 99 लैम्डा, तो ये हो गया आर क्यूब एस क्यूब टी क्यूब। अब दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए क्या कि भाई हमको ये वाला पता था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है। बस तो ये तो है ही 0, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 इंटू आर एस टी। आर एस टी क्या हो गया यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, तीनों रूट्स। तो वो कितना आ जाएगा, वो एक्चुअली में मेरे पास में आ जाएगा ये 3 आ गया और यहां पे माइनस आता है और ये डिवाइड 2008 डिवाइड बाई 8, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। बस अब देखो, अब अपने को बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, काम खत्म ही हो गया। कि अगर मान लो मैं 8 से इसको निपटाता हूं तो यहां पे माइनस तो आएगा ही, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये अपने पास में आ गया। तो बेसिकली माइनस 99 लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 251। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 251 इंटू 3 डिवाइड बाई अपने पास में आ गया 99। इससे इसको निपटाते हैं, ये 33 हो गया। और अगर अपन इसको निपटाएं तो ये हो नहीं रहा है ना। अब देखो तो बेसिकली मेरे पास 251 डिवाइड बाई 33। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, अब यहीं पे ध्यान दो। हम क्या कर सकते हैं कि अपने को पता है 33 को 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं है ना तो 330 आता है, जो कि 251 से ज्यादा बड़ा है। तो हम यहां पे अगर अगली वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 आएगा, ठीक है 24 आएगा। लेकिन यहां से भी तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होगी, ठीक। तो ऐड होगी तो 25 से ऊपर चला जाएगा। तो मैं बेसिकली यहां पे इसको अगर 33 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो देख भी सकते हैं अपन यहां पे कि भाई ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे 2 बच गया और अपने पास में ये 23 आ जाएगा, ये आ गया, तो 20 बच जाएगा। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट होगा वो 7 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगा दो लैम्बडा पे, तो आउटपुट हो गया भाई 7। ये इसका आंसर होगा फटाफट से, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहां पे है ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि जेईई एडवांस 2016 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जो इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती करते हैं वो ये वाली कि सीधा ये देखे रूट्स 2 निकाल देंगे, ये 2 निकाल देंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सब निकाल के रख देंगे, फिर बैठे रहेंगे, फिर सोचेंगे करना क्या है एक्चुअली, है ना। तो अपने को जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली उसका जो क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें भी अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि थीटा जो है, जो यहाँ पे थीटा इसने यूज कर रखा है, वो थीटा एक्चुअली में 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसने एक बार सेक थीटा ले रखा है, एक बार टेन थीटा। तो अपने को पता है सेक थीटा एक्चुअली में कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 4th क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन टेन थीटा नेगेटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, 3rd क्वाड्रेंट में, उससे कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं, अब देखो, अब सिंस इसने रिलेशंस दे रखे हैं ना ये, तो इसके लिए अपने को एग्जैक्ट अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब हम पहली इक्वेशन से चलते हैं। पहली वाली इक्वेशन अगर ये है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी यानी कि -2 सेक थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 4ac। तो यहां पे फिर से 4 आ जाएगा, डिवाइड में 2 कर दो। अब देखो अपने को यहाँ पे पता है कि रूट के अंदर से इस 4 को अगर मान लो मैं कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा, और इस वाले 2 को फिर से कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आ गया माइनस सेक थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस ये हो गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, जिसको मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या पढ़े हैं कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, वो मॉड एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे इसका मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस एक्स होता है।
अब यहां पे ऑलरेडी प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसके आगे मॉड लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस वजह से डायरेक्टली अपन इसको बोल देंगे माइनस सेक थीटा प्लस माइनस, ये हो गया अपने पास में टेन थीटा। बेसिकली यहां पे दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक अपने पास में आ रही है माइनस सेक थीटा। अच्छा, ये माइनस क्यों आएगा, ये तो प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस बी है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये इसको हटा ही देता हूं यहां से, ये अपने पास में आ जाएगा और यहां पे आएगा माइनस टेन। अब देखो, अब सिंस अपने को ये फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है, यहां पे हमको पता है टेन थीटा नेगेटिव और सेक थीटा पॉजिटिव। अब देखो, अब किसी एक पॉजिटिव वैल्यू में एक नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूं और एक पॉजिटिव वैल्यू से एक नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब ये अगर नेगेटिव है, इसके आगे भी माइनस लगा तो बेसिकली ये प्लस ही हो जाना है, जिसका मतलब ये वाली वैल्यू का जो आउटपुट आएगा वो इससे तो बड़ा ही होगा ऊपर वाले से। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर बड़ी होगी तो अब रिलेशन का यूज कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि अल्फा वन बीटा वन दोनों जो है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है जिसमें अल्फा वन बड़ा है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये अल्फा वन हो गई, ये हो गई बीटा वन। ठीक, ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन पे आ जाओ, इसके लिए करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू टेन थीटा, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस रूट ऑफ यहां पे हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू भी प्लस फोर हो जाएगी क्योंकि यहां पे माइनस है, और डिवाइड बाई टू, फिर से यहाँ पे टू खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तो माइनस टेन थीटा है, यहाँ पे प्लस माइनस में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। मॉड लगाओगे लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे प्लस माइनस है, तो फिर से वही हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक आ रही है माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो, अब सिंस ये दोनों वैल्यूज अपने पास में आ रही हैं, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अपने को पता है टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और उसके आगे भी माइनस लगा है, तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो गया, ये तो है ही पॉजिटिव, तो दोनों का सम ऑब्वियस सी बात है इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा बट ये वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम ही आएगा, दोनों को ऐड करने के कंपेरिजन ये हो, जिसका मतलब अब अल्फा टू बीटा टू भी निकाल लो, तो ये हो गया अल्फा टू, ये हो गया बीटा टू। अब क्वेश्चन में क्या मांगा है, अल्फा वन प्लस बीटा टू। अल्फा वन क्या है, अल्फा वन अपने पास में यहां पे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगले वाला क्या है माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों को ऐड कर दो, ये गया तो बच गया ये। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाए। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में अल्फा टू प्लस बीटा वन भी पूछ सकता था, मर्जी है उसकी, वो अगर पूछ लेता तब क्या होता। इस तरीके की चीजें भी अपने को सोचते हुए चलनी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इस तरीके का है क्या, नहीं ये अलग टाइप का पैसेज टाइप का क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन भी काफी आते ही हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने पास में ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर बोला है कि जी और एल इसकी ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज हो तो ये सब अपने को बताना है, जिसके लिए अल्टीमेटली जी और एल की वैल्यू पता करनी, यानी कि इस जो ये अपने पास में लिखा है रैशनल पॉलिनोमियल के फॉर्म में एफ एक्स बाई जी एक्स वाले में, इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू अपने को निकालनी। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं कि वो मेथड ही भूल जाते हैं करना क्या है। तो देखो, जब भी इस तरीके के फंक्शंस अपने को दे रखे होते हैं तो अपने को सिंपल सा अप्रोच लगाना है कि सबसे पहले सारे को उठा के वाई मान दो। ठीक है, तुमने सबको उठा के बोल दिया कि ये y के इक्वल है और तुम कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको कर दो 2yx स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3yx प्लस 2y। फिर क्या करोगे, सबको उठाकर राइट साइड ले जाओ है, और जब भी राइट साइड लेके जा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको y को पहले क्यों लिखा है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि अपने को ना x के बारे में बोल रखा है,
एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि एक्स एक रियल वैल्यू है। अगर एक्स रियल है और मैं इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना दूं एक्स के वेरिएबल के रूप में, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो डी इक्वल टू रूट्स जो है रियल होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट और इक्वल हो सकते हैं, उसके बारे में अपने कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि रियल होंगे। क्यों रियल होंगे? क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स की सभी के सभी रियल वैल्यूज यहां पे सेटिस्फाई करती हैं, तभी जाके तो रियल रूट्स होंगे। बस इसी फंडे को अपनाना है। तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 2y माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, और एक्स का कोफिशिएंट की बात करोगे 3y प्लस 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट वाली टर्म ये हो जाएगी। तो तुम यहां पे इसको x के वेरिएबल के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रीट कर लो और बोल दो कि x रियल है, दैट मींस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये चिपका दो। अगर तुमने ये कर दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा, और यहां पे फिर से यही आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब तो हो गया, अब खोल दो इसको, है ना। खोलोगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा एक बार ऐसे लिख लो 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको खोल देते हैं। तो ये आ गया 9y स्क्वायर, फिर ये 9 आ जाएगा, ये 18y हो गया। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 8y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा हूँ, प्लस यहाँ पे 18y और यहाँ पे अपने पास में प्लस में आ जाएगा हमारे पास में 32y। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस का 9 माइनस का 16 मेरे पास में हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस 7y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 7, ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम यहाँ पे क्या करो, एक्स वाई स्क्वायर वाला जो है ना उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दो, तो ये आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 50। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, फिर अपने पास में आ जाएगा माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास में आ रहा है। अब इसके सीधे सीधे फैक्टर कर दो। फैक्टर करोगे तो ये तो 49 और y हो जाएगा, यानी कि अगर 7y कॉमन लिया तो y माइनस 7, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ये आ गया जो बेसिकली अपने को ये दे देगा। अब ये तो काफी आसान है, इसको तो सीधा सीधा अपन कर ही सकते हैं कि अपने को यहां पे पता चल गया कि अपने पास y की वैल्यू 1/7 से 7 के बीच में होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी है। जहां पे g इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो ये g हो गया, और ये इसका l हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, हालांकि अपने को सारी वैल्यूज निकालनी थी तो हो गया, लेकिन इसके क्वेश्चन जैसे पहला वाला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, g और l एक्चुअली में रूट्स हैं। तो रूट्स तो यही है इसके, यानी कि इसके ये क्या है जो पहले ही आ गई थी, वो क्या है, ये रही, खत्म। यहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते थे अगर तुमको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो, लेकिन सिंस अपने को दोनों करने हैं तो अपने पास में जो g और l की वैल्यूज आ गए उसके बेसिस पे चल लेते हैं। दोनों का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/49 से लैम्बडा अपने पास में आ जाएगा 49 के बीच में। तो ये वाली वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, ये तो 49 है, तो लैम्बडा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 1 से स्टार्ट कर दो 48 पे एंड कर दो। सबका सम पूछा है तो कॉमा की जगह प्लस लगा दो। प्लस लगाओगे तो फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या है, n नेचुरल नंबर्स का सम। वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 48, फिर आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 2, इससे गया 24। ठीक है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 24 इंटू 50 कर दो माइनस 24 कर दो। 24 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते 2400 आता 50 से, यानी कि उसका हाफ से कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1200 में से 24 गया तो ये आ जाएगा 1176, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेंस, सॉरी मेंस कहां से आ गया यहाँ पे अचानक से, जेई एडवांस में पूछा हुआ है 2017 में।
अब देखो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा अपने को ये पता है कि भाई अगर मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो न्यूटन्स थ्योरम मेंस लेवल तक अपन पढ़ते हैं, क्या करते हैं, x² को Sn से रिप्लेस कर दो, x को Sn-1 से c के साथ में 1 मान लो और उसको Sn-2 से रिप्लेस कर दो, बस ये बन गया। अब Sn निकालते हुए चले जाओ, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अगर मेंस लेवल तक क्वेश्चन होता है तो इसमें कुछ कुछ दे रखा होता है कि भाई ए जैसे s है, s की जगह तुम चाहो तो a ले सकते हो, जैसे इसने a ले रखा है, तो यहाँ पे फिर हो जाता है कि भाई a10 की वैल्यू a9-2 a8 बाई a7, इस तरीके से कुछ दे रखा है, तो उसका आउटपुट बताना जो सीधा सीधा यहीं से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जा रहा है ना, क्या कह रहा है कि अपने पास में हमारे पास p और q एक्चुअली में इंटीजर्स वैल्यूज हैं, अल्फा और बीटा अपने पास में रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे +1 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे सीधा सीधा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वगैरह मत मानने लग जाना, इसके रूट्स अलग होंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं है, एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ये पूरा पूरा कहानी है। फिर ये और कह दे रहा है जो कि एक्चुअली में बेसिक डेफिनेशन है, जब रेशनल नंबर्स वगैरह अपन पढ़ते हैं तो अपने को ये भी पता है कि a प्लस रूट बी अगर c प्लस रूट डी के बराबर है, जहाँ पे ए बी सी डी जो हैं अपने पास में अगर नेचुरल नंबर्स या नंबर्स जो हैं अगर उस तरीके का सिनेरियो तो a यहाँ पे अपने पास c के बराबर होता है, b d के बराबर होता है। वही फंडा ये कह रहा है कि अगर ये सब 0 के बराबर तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये अपन से यहाँ पे इसने वैल्यूज दे रखी है। अच्छा, पहला चीज तो ये उसी से हो जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन तो जो मेंस लेवल तक का फंडा था, क्या कि x² की जगह an रख दो, x की जगह an-1 रख दो और 1 की जगह an-2 रख दो और इसको 0, यानी कि an एक्चुअली में an-1 और an-2 के बराबर आ जाएगा। ये कह रहा है n की जगह 12, तो n की जगह 12 रखोगे तो ये हो गया 11 और ये हो गया 10, ये तो उतने से ही हो गया, ठीक। अब आते हैं आगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में a4 की इसने वैल्यू दे रखी, जिसके लिए तुमको चीजें अब समझनी पड़ेंगी। जैसे यहां पे अगर तुम बात करोगे a0 या a0 की, तो अल्फा की पावर 0, बीटा की पावर 0, तो वो तो 1 1 हो गया, तो ये हो गया p प्लस क्यू। a1 की अगर बात करोगे तो a1 एक्चुअली में अपने पास में आ जाएगा p अल्फा प्लस q बीटा। अब देखो, अब अल्फा और बीटा हमको निकालने भी पड़ेंगे। अल्फा और बीटा मान लो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो जैसे सिंस मेरे पास ये वाली इक्वेशन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि इसको डायरेक्टली मैं √5/2 लिख देता हूँ। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। ये अब इन सब के बेसिस पे अगर मान लो मैं चलूँ तो p इंटू यहाँ पे इसको मैं ऐसे, एक को अल्फा ले लेता हूँ, दूसरे को मैंने बीटा ले लिया। अब इसी को अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी तुमको समझ में आएगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। अब आते हैं उस पे जिसके बारे में बात कर कि भाई सिंस अपने को a4 निकालना है, ठीक है, हमको क्या पता है कि जो ये है ना, ये वाला फंडा, ये इसी के बेसिस पे अपन चलेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं a2 की वैल्यू एक्चुअली में a1 प्लस a0 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही a3 की वैल्यू a2 प्लस a1 के बराबर है। a2 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस a0 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स a1 और a0, ये a3 की है। सिंस a4 की दे रखी तो हम a4 पे ही पहुंचना चाह रहा हूं। a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 प्लस a2, और जहां पे a3 की वैल्यू 2a1 प्लस a0 और a2 की वैल्यू a1 प्लस a0, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं a1 और a0 के रेस्पेक्ट में लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 3a1 अपने पास में प्लस 2a0, ये है a4 की वैल्यू। अब देखो, अब अपन यहीं पे चलते हैं, ठीक है। अब a1 और a2 की वैल्यूज अपन ने निकाल भी रखी हैं, यहाँ पे ये है और ये, ठीक है, दोनों को ले लो। यहीं पे अगर इन वैल्यूज को उठाओगे तो a4 विच इज 28, ये इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स a1, यानी कि a1 की वैल्यू अगर ये है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3/2 p प्लस क्यू, फिर 3√5/2 p माइनस क्यू, ये हो गया a1,
ठीक है, और फिर ए नॉट इसमें ऐड कर दो, यानी कि पी प्लस क्यू और इसमें ऐड कर देते हैं, है ना, वो भी 2 टाइम्स, तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स पी प्लस क्यू। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो यहां पे क्या कर सकता हूं, पी प्लस क्यू को अगर मान लो मैं ऐसे ले लूं, तो यहां पे आ जाएगा 3/2 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा 7/2, और यहां पे आ जाएगा 3√5/2, ये पी माइनस क्यू। अब जो ये डेफिनेशन है ना, ये यहीं पे काम आएगी कि अगर ये √5 यहां पे है, यहां पे कुछ √5 वाला सीन बन ही नहीं रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा P और Q बराबर। अब देखो, अब P और Q अगर बराबर हो गया तो ये पूरा पोर्शन तो खत्म ही हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहां पे, हमारे पास यहां पे आ रहा है 28 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, ये आ रहा है P प्लस क्यू के बराबर, जिसमें P और P की Q की वैल्यू अपने को पता है दोनों बराबर, तो P प्लस P इसको कर देता हूं, इससे ये गया तो ये आ गया, तो यहां पे 2P की वैल्यू 4 आ गई, तो यानी कि P की वैल्यू मेरे पास में 2 आ चुकी है। अब देखो, अगर मेरे पास P की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो अब अपने को सिंपली यहां पे आउटपुट ही निकालना है। सॉरी, ये 8 था, है ना, ये 8 आएगा ना यार, ये 8 आएगा, तो P की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास P की वैल्यू 4 आ गई, तो P और Q दोनों बराबर है, तो ये 3P के इक्वल, तो 3 इंटू 4 कर दो, यानी कि 12 आ गया, और 12 दे रखा है डी ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा न्यूटन्स थ्योरम को हम आगे यहाँ पे लेके गए, ज़्यादातर इस तरीके का फंडा जो है वो मेंस लेवल के क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ये क्वेश्चन देखो काफी अजीब सा है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम तुम इसमें वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो इसने दे रखी है ना, ये बिना फालतू की नौटंकी है, इसका कोई यूज यहाँ पे है ही नहीं। बिना इसके ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे होगा कि यहाँ पे ना अपन से C/A की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मैं ना ये ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे केवल इसी इक्वेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे C कहाँ से आ रहा है, C एक्चुअली में x के कोफिशिएंट से आ रहा है, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x क्यूब का कोफिशिएंट, x की पावर 4 का कोफिशिएंट अगर अपन करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट। देखो ये अपने पास में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका मतलब इसके 4 रूट्स हैं, और ये x वाली टर्म है, जिसका मतलब यहाँ पे तीन रूट्स के प्रोडक्ट का सम वो उठाना है अपने को। अब देखो, जैसे मेरे पास में 4 है, तो कितने बनेंगे उसको तुम ऐसे समझ सकते हो, 4C3 ले लेते हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करके उन सबके प्रोडक्ट लिखना है, जो कि एक्चुअली में 4C1 के बराबर, यानी कि 4 के बराबर आए। वैसे चाहो तो इसको लिख भी सकते हो क्या, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा यहाँ पे ऐसा बीटा गामा डेल्टा, फिर आ जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर यहाँ पे बीटा गामा डेल्टा, तो हो गया अल्फा गामा और डेल्टा, ये 4 वैल्यूज अपने पास में यहाँ पे इसकी आ जाएंगी। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास में 4 वैल्यूज इसकी आ चुकी हैं, तो बस ये सब अपने को करना है कि ये माइनस C के बराबर है। अपने को क्या पता है, ये माइनस ये प्लस से आता है, ये माइनस ये प्लस से आता है, बस। तो ये सब ऐसा है। अब देखो, अब हम यूज करेंगे इसका, कैसे यूज करेंगे वही समझना है कि मैं ना यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी देख लेता हूं कि मेरे को गामा डेल्टा चाहिए बाहर कॉमा में, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन कॉमा में चाहिए, तो इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इन दोनों से अल्फा बीटा अगर मान लो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ गया गामा प्लस डेल्टा। ऐसे अब बाकी जो 2 बच रहे हैं, उन दोनों में से अगर मैं इसमें और इसमें से गामा डेल्टा को अगर कॉमन, तो बीटा प्लस अल्फा ये आ गया। अब देखो, तो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये के है, तो यहां पे ये भी के है। अच्छा देखो, ऐसे कर लो कि ये पूरा वैल्यू जो है ये के को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू भी के को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ले लेता हूं कॉमन, तो यहां पे आ गया के, और बाकी क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये माइनस C के बराबर। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये एक्चुअली में जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चारों रूट्स का सम जो कि सेकंड वाला होता है, तो यानी कि माइनस A आ जाएगा, ये माइनस A/1 यानी कि माइनस A, तो k इंटू माइनस A एक्चुअली में माइनस C के बराबर, तो C/A की वैल्यू k के बराबर, खत्म। कहाँ है, डी ऑप्शन दे रखा है, ये इसका आंसर हो गया। अब तुम बोलोगे ये वाला कैसे निकालें, अब इसको भी समझो, ये क्या है, इसको खोल देते हैं,
कि भाई ये कह रहा है कि पहले अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा और गामा मल्टीप्लाई, फिर अल्फा डेल्टा मल्टीप्लाई, फिर बीटा गामा मल्टीप्लाई, फिर बीटा डेल्टा। ये तो बेसिकली क्या हो रहा है कि दो दो रूट्स के मल्टीप्लीकेशन का सम। तो वो कहां से आता है? वो आता है इसके जस्ट पहले, ये बी वाला, ठीक है, बस इसी को उठा लो। तो बी वाले की वैल्यू वैसे प्लस में आएगी और सारे के सारे रूट्स का दो दो रूट्स पकड़ के मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ। कितने बनेंगे? 4c2, वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6 हो जाएंगे। तो चलिए सबसे आ जाते हैं। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा फिर गामा के साथ ले लो, अल्फा को डेल्टा के साथ ले लो, अल्फा खत्म हो गया, बीटा को गामा के साथ ले लो और बीटा को डेल्टा के साथ ले लो, है ना। 3 2 5 हो गया। अब गामा को डेल्टा के साथ ले लो, दो दो रूट्स के सारे कॉम्बिनेशन अपने पास में बन गए। ये वैल्यू बी के बराबर है। लेकिन जो ये पूछ रहा है इसको उठाते हैं अभी, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो पोर्शन है ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। इसको मैं बोल देता हूं टी, ठीक है। तो ये आ गया टी प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि इसने खुद दे रखा है के बराबर, तो ये के, और गामा डेल्टा ये भी के बराबर, तो ये बी। तो एक्चुअली में t इक्वल्स टू बी माइनस 2k, यही तो पूछा था। समझ में आया कि इस क्वेश्चन में अननेसेसरली इसने फालतू का इंफॉर्मेशन दे रखा है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए बी सी डी पहले यहां से निकालेंगे, फिर उनको उधर पुट करेंगे, फिर जाके सी बाई ए ये सब वैल्यूज निकालने बैठेंगे। क्योंकि इस वाले में फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन सब की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए फिर से निकालने बैठ जाए, जिसकी वजह से क्वेश्चन अनअप्रोचेबल काफी ज्यादा लेंथी हो जाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां गया? ये रहा। ये हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस, सॉरी फिर से हर अगेन पता नहीं क्यों बार काफी सारी वीडियोस अभी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज डिस्कस किए, ऑटोमेटिकली जेईई मेंस आता ही चला जाता है, ठीक है। जेईई एडवांस 2025 में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ पे ये एच एक्स फंक्शन जो है उसमें बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि एच एक्स फंक्शन ही मैं निकाल लूं, और ये ना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो मैं बाकी सारी चीजें छोड़ता हूं, मेरे को एच एक्स फंक्शन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही ढूंढ लेता हूं। जैसे एफ एक्स ये है, इसमें x की जगह x प्लस 1 रखूंगा, यहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x की पावर मैक्सिमम 1 आएगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यहां पे भी x की मैक्सिमम पावर अपने पास में क्या आएगी? 1 आएगी, सॉरी 2 आएगी, यहां पे भी कोई लेना देना नहीं। यहां पे लेना देना है, यहां पे लेना देना है मतलब जैसे देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में जो कोफिशिएंट आएगा, सबसे पहले एक तो a3 आ जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, इसको ऐसे लिखते हैं ये। अब x की पावर 4 में भी एक बार आएगा, उसको अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके साथ ना कोई वैल्यू है नहीं। जैसे यहाँ पे a1 a2 a3 है, ऐसा यहाँ पे a4 वगैरह है नहीं, तो इसको एक बार के लिए अभी छोड़ देता हूँ। ऐसे ही एफ जी एक्स में आ जाओ, जब x की जगह x प्लस 2 रखोगे, इससे भी कोई लेना देना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं, इससे भी नहीं, यहाँ से है। तो यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर मान लो मेरे को अपने यहाँ पे करना है, तो ये माइनस b3 आ जाएगा। एक तो ये होगा कोफिशिएंट, और दूसरा क्या होगा? और दूसरा होगा जब अपन एफ एक्स में ये वाला, यानी कि x प्लस 1 की पावर 4 में से x प्लस 2 की पावर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको उठा के ऐसा लेके आया, ठीक है। अब देखो यहां से निकाल लेते हैं, यहां से पहले ही निकाल लो, जिसका मतलब यहां पे क्या होगा, इसको ना मैं ऐसा लिख देता हूं कि भाई ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो बन जाएगा। तो सबसे पहले हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको खोल देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरे वाले को इसमें प्लस करना है तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया। एक बार तो ये आएगा, एक बार वाले में क्या आएगा? माइनस करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब देखो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2x स्क्वायर और ये 6x हो जाएगा, इसमें से ये खत्म, ठीक है। तो बाकी क्या हो रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखोगे तो ये तो माइनस 2x आ जाएगा और ये माइनस 3, इसका भी कोई लेना, क्योंकि जब यहाँ पे x की पावर 3 बन रही होगी तो वो केवल तब बनेगी जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होंगी, जहां से मेरे को मिल रहा है -4। तो बेसिकली एच एक्स फंक्शन में जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का,
वो है a3 माइनस b3 माइनस 4। ये अब चाहिए हमको a3 b3 की वैल्यूज। उसके लिए इसने जो दे रखा है नौटंकी, ये वाला, इसको उठाओ। ये क्या कह रहा है कि fx और gx जो है वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि तुम ना दोनों को एक साइड ले आओ, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो मैं इन दोनों को लिखता हूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा कि a1 माइनस b1 हो गया, फिर 10x में से 3x जाएगा तो 7x बच गया, फिर a2 माइनस b2 इसके साथ x स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे x की पावर 4 से तो x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, a3 माइनस b3 x क्यूब, ये नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये क्या है? ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हमको क्या पता है? उसके 3 रूट्स होते हैं। और क्या पता है? 3 रूट्स में से मिनिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जब अपने पास ये कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल होंगे तो इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो पेयर में होते हैं कि a प्लस आयोटा बी अगर है तो a माइनस आयोटा बी भी होगा। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये इक्वल टू 0 है ही नहीं, जिसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन कभी 0 हो ही नहीं रही। यानी कि x की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दे, जिसका मतलब x की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे इसका जो रूट्स हैं वो आ रहे होंगे, क्योंकि 0 कर देने का मतलब जो x एक्सिस को कट कर रहा होगा, लेकिन वैसा हो ही नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, क्यूबिक इक्वेशन में मिनिमम से मिनिमम एक रियल रूट तो आएगा, लेकिन ये कह रहा कि एक भी रियल रूट नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसका मतलब अगर ऐसा है जो ये कह रहा है, अब ये क्वेश्चन में कह दिया तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी ही नहीं। अब अगर ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी? वो कब सिनेरियो बैठेगा जब ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं होगी? वो तब बैठेगा जब ये वाला पोर्शन ही इसमें ना हो। भाई क्यूबिक इक्वेशन कब होती है? जब एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब ही अगर ना हो तब तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक अगर बन गया तो क्वाड्रेटिक के 2 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब कभी 0 नहीं भी हो सकता, कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा, ऐसा केस बन सकता है। ठीक है, तो बस यहीं से कहानी खत्म कि अगर ये 0 ये नहीं है तो ये कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब एक्स क्यूब 0 से मल्टीप्लाई हो। 0 से कब मल्टीप्लाई होगा? जब a3 और b3 की वैल्यूज बराबर हो। अगर a3 और b3 की वैल्यूज बराबर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर ये कैंसिल कर देंगे तो hx फंक्शन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया? -4। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाए। तो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो काफ़ी अच्छे बाकी सारे चैप्टर्स के साथ मिक्स्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, उन सबको अपन ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट करना है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ। और अगर काफ़ी लेट तुम देख रहे हो तो नीचे एक प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आके बाकी चैप्टर्स को भी स्ट्रेंथन कर लो।